बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक सुर्खियों में है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर किसी के घर पर चलाना उचित नहीं है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। इसको लेकर एक व्यवस्थित गाइडलाइन जारी करने की भी बात कही गई है। चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जैसा मैं जानता हूं कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें सभी के कार्य क्षेत्र को अलग अलग रखा गया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और सबका जो है वो लेखा जोखा रखने वाले और दुनिया को दिखाने वाले पत्रकारिता, ये चार स्तंभ पर मेरा लोकतंत्र बना हुआ है। जब कोई भी संस्था, चाहे वो विधायिका हो, वो न्यायपालिका पर हावी होने की कोशिश करती है, या हमारी कार्यपालिका हो, वो नियमों को तोड़ करके कोई कार्य करना प्रारंभ करती है विधायिका के इशारे पर, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायालय ने भी महसूस किया कि केवल आरोप के आधार पर किसी की संपत्ति को, किसी की पैतृक संपत्ति को आप बुलडोज करके केवल झूठी वाहवाही जो है प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, उससे तो कहीं न कहीं राष्ट्र का ही तो नुकसान हो रहा है कि उसमें सीमेंट, सरिया, गिट्टी सब कुछ लगा हुआ है। तो उस आधार पर आप केवल इस नाते कि कोई व्यक्ति आरोपी है, उसका बेटा आरोपी है या उसका भाई आरोपी है, और उसकी पैतृक संपत्ति पर आप बुलडोजर चला करके गिरा देते हैं, तो जो अपराधी है, कोई माई बाप, कोई भाई किसी अपने जो है नज़दीकी रिश्तेदार को ये तो कहता नहीं कि आप जा कर के अपराध करो, ये तो उसको बताता नहीं कि जा कर के ये घृणित काम करो। तो जब तक ये भावना सरकार नहीं समझेगी और उस भावना के अनुरूप अपने निर्णय को नहीं साधेगी, तब तक लोगों के साथ अन्याय होता दिखेगा। कोई नहीं कह रहा है कि अगर अपराधी है और ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं अपराधी है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन उस अपराध के छाया के नीचे उनके परिवार के सदस्यों के साथ अन्याय हो, उनके परिवार की संपत्ति को बुलडोज किया जाए, जिससे तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं वो पीड़ित महसूस करें, ये कहीं न कहीं जायज़ नहीं है। और इसको महसूस करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है। हम स्वागत करते हैं उसके इस कदम का, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ऐसी एडवाइजरी, दिशा निर्देशन जो है जारी करेगी, ताकि कानून का पालन हो सके और किसी के साथ अन्याय ना हो सके। सर, कन्नौज रेप केस मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है और इसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। उनका कहना है कि यही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। आप कैसे देखते हैं? अब मैं कहूं कि बीएचयू की घटना में जो दो आईटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए, तो क्या यही चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है? तो फिर वो दूसरे पर उंगली उठाने के लिए क्यों उठाते हैं? अगर यही पैमाना है उनका, कोई भी पार्टी हो या व्यक्ति हो, वो नहीं चाहता है कि कोई किसी तरीके की जघन्य अपराध करे, चाहे उसका कार्यकर्ता हो, चाहे उसका नेता हो। हाँ, अगर वो अपराधी सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, किसी दल को कोई एतराज नहीं, लेकिन निष्पक्षता प्रतीत होनी चाहिए, न्याय प्रतीत होनी चाहिए। आप केवल अनुमान के आधार पर या आप केवल आरोप के आधार पर किसी दल को कटघरे में लेंगे, तो एक अंगुली अगर सपा की तरफ आप खड़ा करेंगे तो 3 अंगुली आपकी तरफ आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उस मॉब लिंचिंग जो है कि करने वाले लोग, जिनको इन लोगों ने
गोरक्षक दल का नाम दिया है। क्या सरकार गोरक्षक दलों को संवैधानिक दर्जा दे दिया है कि वो सजा भी दें, अरेस्ट भी करें और शंका के आधार पर किसी का उत्पीड़न करें, उनकी जान तक ले लें? कितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने किया है या उनकी सरकारों ने किया है? किसको उन लोगों ने जेल में भेजा है और किसके खिलाफ फांसी या जो है आजीवन कारावास की कार्रवाई हुई है? तो ये सरकार दो तरीके से निर्णय लेती हुई, दो तरीके से काम करते हुए दिखती है। उसका प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में पैरवी करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए हैं, उनका जो पैरवी लचर होती है, मेरा आरोप है, और जो उनकी मानसिकता से नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी पैरवी जो है कि मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर की जाती है ताकि वो जेल से बाहर न निकले। आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की रिहाई हो गई हाई कोर्ट से। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इशारा करते हुए कहा कि लचर पैरवी हुई है। छात्र वहां पर जो हैं वो भी नाराज हैं और वो इस फैसले को रद्द करके कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिए गए जो बयान है उसके साथ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। चूँकि मैं बनारस का हूँ इसलिए एक एक चीज़ मैं जानता हूँ। मैंने कहा ना कि जो लचर प्रोसिक्यूशन है, इनका जो नज़रिया है वो प्रदर्शित करता है कि अन्य दलों से जुड़े हुए लोग के ऊपर जो पैरवी होती है, जैसे केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके की पैरवी हुई, जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर हुई, जैसे जो है संजय सिंह के ऊपर साथ पैरवी हुई, कि कोई साक्ष्य जो है प्रोसिक्यूशन नहीं दे सका, लेकिन महीनों महीने जेल के अंदर उनको रहना पड़ा। और आज ये जघन्य अपराधी चंद महीनों में छूट करके बाहर आ गए और उनको माला फूल से स्वागत किया जा रहा है, उनसे जो है कि मध्य प्रदेश में प्रचार कराया जा रहा है। तो ये एक तरीके से दोहरी मानसिकता है और सरकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए और कहीं भी सरकार निष्पक्षता प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। एक अंतिम सवाल, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो मामला है वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो हाई कोर्ट का आदेश था कि पुनः मेरिट जारी कर दिया जाए, इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो भी उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करते हुए नजर आ रहे थे कल। तो आप क्या मानते हैं, क्या कुछ अब तस्वीर होनी चाहिए या इस मामले का निस्तारण कैसे? देखिए, जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो लाठी की जुबान बताती है, वो लाठी डंडे से जवाब देने का प्रयास करती है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहली लिस्ट निकली है उसको हम जस्टिफाई किस तरीके से करें कि किस मंत्री के आदेश पर हुआ है, किस नेता के आदेश पर ये जारी हुआ है, किस अधिकारी ने इस तरीके की सूची बनाई है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है, क्या उसके खिलाफ इन लोगों ने कोई जो है ठोस कदम उठाए हैं। ये सब की मिली भगत है और ये आरक्षण को लूटने का, गरीब लोगों के हक अधिकार को लूटने का काम यह सरकार करने का प्रयास किए है। वो तो संज्ञान माननीय जो है कोर्ट ने, न्यायालय ने ले लिया, जिससे इन लोगों को मजबूर होकर के दूसरी सूची बनाने का निर्देश दे दिया है। लेकिन वो दूसरी सूची बना करके उन जो है सूची धारकों के लिए क्या जवाब देंगे जिनकी सूची निकाल करके इन लोगों ने उनकी आकांक्षाओं को जो है कि बढ़ा दिया है। क्या उनके साथ इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है? क्या उनसे पैसा लेकर के सूची में डाला है? क्यों ऐसा सूची बनाई गई? इसका तो जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक नई दिशा देने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। उनकी तरफ से कहा जाता है आज भी कि यूपीए के शासन में बहुत घोटाले। भाई, घोटालों की तो बात मैं अभी चर्चा कर रहा था कि मैंने सदन में ये बात उठाई थी कि हमारा जो चंदौली संसदीय क्षेत्र है वो चंदौली संसदीय क्षेत्र बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है। आए दिन शराब की तस्करी जो है हजारों करोड़ रुपए के जो है होते हैं। उसमें आरपीएफ के जवान और अधिकारी, उसे पुलिस के जवान और अधिकारी सब मिली भगत है, सब बंदरबाट है।
आपको आश्चर्य होगा कि सुबह वाली ट्रेन से दर्जनों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों में आते हैं और जगह जगह से शराब की पेटियां इकट्ठा करते हैं। पूरी सेटिंग है। बिहार से? हाँ, बिहार से लोग आते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। 10 रुपए की शराब वहाँ 20 रुपए में बिकती है। तो इस लिहाज से वहाँ से दर्जनों लोग आते हैं ट्रेन से और जगह जगह छिटक करके छिप जाते हैं और एक एक दो दो पेटी लेकर के तैनात रहते हैं। जब उनको हरी झंडी मिलती है तो तुरंत एक कमांडो क्या उतनी तेजी के साथ शराब की पेटी लादेगा, वो लाद करके कर्मनासा पार उस पार जाते हैं और उस पार जा करके बिहार के बॉर्डर डाकते ही वहाँ सब पेटियाँ नीचे उतर जाती हैं और कई जिलों की गाड़ियाँ जो है बिहार बॉर्डर आकर के लगी रहती है, उनसे भर करके पूरे बिहार में जो है जा रहा है। पुलिस और रेलवे पुलिस बता तो रहा हूँ कि ये सारे लोगों की मिली भगत है। मैं शीघ्र ही जो है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बात का संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखने वाला हूँ कि मैं उनको पत्र लिखूंगा कि ये इस मामले को आप स्थानीय पुलिस से इसकी जांच हटा करके, क्योंकि उसमें 2 हमारे आरपीएफ के नौजवानों की भी हत्या हो गई है इसी शराब तस्करी को लेकर के। तो मैं इसकी सीबीआई जांच करने की मांग करूंगा ताकि पूरा का पूरा खुलासा जो है और उसमें लिप्त जितने अधिकारी नेता जो लोग हैं सब बेनकाब हो सके। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश के अन्य राज्यों का उपचुनाव हो या आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, उसमें क्या समाजवादी पार्टी की भी भूमिका रहेगी? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक इशारा कर दिया है कि अब पार्टी विस्तार के बारे में भी सोचा जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी के हर कार्यकर्ता नेता की यही अपेक्षा है कि हमारा विस्तार हो, और विस्तार किस तरीके से हो ये प्रोगेटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ एक एक कार्यकर्ता खुश है और वो चाहता है कि पार्टी का विस्तार अन्य प्रदेशों में भी हो। वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हम लोग तो पूरा तैयार हैं। शुक्रिया वीरेंद्र जी, बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने हमसे बात की और अपनी बात को बेबाकी से रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।